हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th खंड क का तीसरा चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और बच्चों, ये तीसरा चैप्टर है खंड क का। 2 चैप्टर पहले पढ़ा चुके हैं और ये तीनों कंटिन्यूएशन में है। अगर एक आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं समझ में आया तो तीसरा नहीं समझ में आएगा। तीनों एक से दूसरा लिंक है, तो इसलिए आपको पहले जानना होगा कि शीत युद्ध क्या था। मैंने उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी दी। शीत युद्ध का दौर क्या था, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, फिर उस समय द्विध्रुवीय विश्व प्रारंभ हो गया था। दो ध्रुवीय विश्व का अंत किस प्रकार हुआ, गुटनिरपेक्षता उसी समय आई, क्या हुआ, गुटनिरपेक्षता क्या थी, इन सब के बारे में जाना। और दो ध्रुवीय विश्व में सोवियत प्रणाली क्या थी, किस प्रकार विश्व के दो ध्रुव, बच्चों बार बार मैं स्पष्ट करती हूँ, दो ध्रुव। वैसे तो बच्चों ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, लेकिन राजनीति का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो दो ध्रुव से तात्पर्य विश्व की दो महाशक्ति, यानी एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ, और जब सोवियत संघ 15 भागों में विभक्त हो गया, विघटन हो गया, साम्यवादी शासन के बाद वहां शॉक थेरेपी आई, तो इन सब के पश्चात विश्व एक नए रूप में सामने आया। और वो किस प्रकार का आया, एक ध्रुवीय विश्व। भाई दो ध्रुव थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, एक सोवियत रूस। सोवियत रूस का 15 भागों में विभाजन हो गया, विघटन हो गया। तो अब केवल एक ही बचा, कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो गया। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया। तो यही आपके चैप्टर की थीम है, यही आपके चैप्टर के मुख्य केंद्र है। तो बच्चों, अगर आपने पहले दोनों लेसन्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, तब ये लेसन ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यूनाइटेड स्टेट्स हेगमनी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में किस प्रकार अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व पटल पर सामने आया। क्यों? क्योंकि जो दूसरा उसका प्रतिद्वंदी था, जो साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था, सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया और कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं था जो अमेरिका को टक्कर दे सकता, जो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर सकता। तो शीत युद्ध के बाद का अमेरिका प्रभुत्व का दौर जो है वो एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहलाए। इसके पहले दो ध्रुवीय विश्व था, अब शीत युद्ध के बाद का अमेरिकी प्रभुत्व का दौर कैसा, क्या कहलाया, एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहलाया। तो हमें जो नई विश्व व्यवस्था, कौन सी है नई विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवीय विश्व, इसकी शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई। उसके पहले तक दो ध्रुवीय विश्व थे, जबकि भारत और सोवियत संघ का सपना तो बहुध्रुवीय विश्व का था। लेकिन यहाँ पर अब हम एक ध्रुवीय विश्व यानी अमेरिका के वर्चस्व के बारे में जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान एक ध्रुवीय व्यवस्था ने शीतकालीन व्यवस्था की दो ध्रुवीय व्यवस्था का स्थान ले लिया। यानी जब शीत युद्ध काल था उस समय जो दो ध्रुव के का समय चल रहा था, शीत युद्ध काल में दो ध्रुव थे, उसका स्थान वर्तमान समय में किसने ले लिया, एक ध्रुवीय विश्व ने ले लिया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है। संपूर्ण भूमंडल में विश्व के जितने भी देश हैं
उसमें यह सैन्य और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी सैन्य शक्ति का अनुमान हम इसके विशाल रक्षा खर्च से लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सैन्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान विकास सुविधाओं के नेतृत्व में भी इसका अनुमान लगाया जा सकता। तो वर्तमान विश्व स्तर पर घटित कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वास्तव में पूरे संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक अधिकार एक समान रूप से एक अधिकार स्थापित हो गया। तो विश्व स्तर पर घटित निम्नलिखित जो हम बताने जा रहे हैं खाड़ी युद्ध आई, इन घटनाओं में एक ध्रुवीय विश्व के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के एकाधिकार की विकास की जानकारी प्राप्त होती। इसमें सबसे पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध। बच्चों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पर मैंने प्रश्न भी आपको पीछे दिया है कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। मैंने इसके बारे में इसमें आपको डिटेल नहीं दिया। आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको मालूम है कि खाड़ी किसे कहते हैं? हम खाड़ी युद्ध की बात करें, पहले खाड़ी किसे कहते हैं, फिर खाड़ी युद्ध, खाड़ी में कौन कौन से देश आते हैं उसके बात करें। सबसे पहले खाड़ी क्या है? खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी एक ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ा होता है लेकिन उसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा होता है। समुद्र तट के छोटे मोड़ को यह दर्जा नहीं दिया जाता। बच्चों बंगाल की खाड़ी का नाम आपने सुना है। भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो पूरा दक्षिण भारत का हिस्सा एक ट्रायंगल के रूप में पाया जाता है जिसे हम खाड़ी कहते हैं। तीन ओर से तो स्थल भाग हो गया और एक ओर से हिंद महासागर से और चीन सागर से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार खाड़ी क्या है? खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी एक ओर से सागर या महासागर से जुड़ा हो लेकिन इसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो। तो महत्वपूर्ण क्षेत्रफल वाले जलाशयों को ही खाड़ी बुलाया जाता है। अब हम खाड़ी युद्ध की बात कर रहे हैं तो खाड़ी देश कौन से हैं? सामान्यतः जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उसमें कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है। फिर से नाम ले रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। खाड़ी देश में कौन कौन से देश आते हैं? जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो मुख्य रूप से कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है। इन सभी देशों की सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है। जैसे अभी मैंने बंगाल की खाड़ी बताई, इसी तरह एशिया और अफ्रीका के बीच में फारस की खाड़ी पड़ती है। बच्चों ये सब फारस की खाड़ी के आसपास के देश हैं, इसलिए इन देशों के को सामूहिक रूप से ही खाड़ी देश के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एकाधिकार अर्थात एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हम खाड़ी युद्ध को मान सकते हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कुवैत को इराक से स्वतंत्र करवाया था, अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इराक पर बल प्रयोग की अनुमति प्राप्त कर ली ताकि कुवैत को उसके चंगुल से आजाद किया जा सके। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के लगभग 6,60,000 सैनिकों की फौज ने इराक पर हमला कर उसे परास्त कर दिया और कुवैत को आजाद करा दिया। और इस सैनिक अभियान में लगभग 75% अमेरिकी सैनिक सम्मिलित थे तथा अमेरिकी जनरल ही इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे।
इस युद्ध ने विश्व स्तर पर अमेरिका की सैनिक ताकत को बहुत बढ़ा दिया, जिससे विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने लगा। समझ में आ गया बच्चों? प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था? फिर से समझा देती हूँ एक बार। संयुक्त राज्य अमेरिका के एकाधिकार अर्थात एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हम प्रथम खाड़ी युद्ध को मान सकते हैं। क्या हुआ था बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया। कुवैत को इराक से। हुआ क्या था? इराक ने कुवैत पर अधिकार कर लिया था, तो अमेरिका ने कुवैत की मदद की और कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया। कब कराया? अगस्त 1990 में। चूंकि इराक ने गलत तरीके से, गलत इरादे से अधिकार किया था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन ली, इजाजत ली, अनुमति ली और 1990 में उसने कुवैत को इराक के चंगुल से आजाद कराने के लिए प्रयास किया। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की लगभग 6,60,000 सैनिकों की फौज ने इराक पर हमला कर दिया और उसे परास्त कर दिया। इस सैनिक अभियान में लगभग 75% अमेरिकी सैनिक सम्मिलित थे तथा अमेरिकी जनरल ही इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। इस युद्ध ने विश्व स्तर पर अमेरिका की सैनिक ताकत को बहुत अधिक बढ़ा दिया, जिससे विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने लगा। दूसरा, अफगानिस्तान व सूडान पर क्रूज मिसाइलों से हमला। जो नाम तो सुना ही होगा। अफगानिस्तान तो एक एशियाई देश है और सूडान एक अफ्रीकी देश है। इन दोनों पर क्रूज मिसाइलों से हमला बिल क्लिंटन के शासनकाल में। बिल क्लिंटन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके शासनकाल में 1998 में नैरोबी, जो केन्या देश की राजधानी है, नैरोबी यानी केन्या देश की राजधानी, और दार एस सलाम जो तंजानिया देश की राजधानी है, अर्थात केन्या और तंजानिया, इन दो देशों में जो अमेरिकी दूतावास थे वहां पर बम विस्फोट हुए। दूतावास समझते हैं बच्चों? हर देश का एक व्यक्ति दूत बन करके दूसरे देश में रहता है, तो उसे जहां रहता है उसे दूतावास कहते हैं। तो दूतावास में विस्फोट हुए। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। किसे जिम्मेदार ठहराया गया? अल-कायदा को, जो एक आतंकवादी संगठन था, बहुत अधिक अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित था कि इस्लाम सब कुछ है। परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। अभी मैं आगे आपको इनफाइनाइट रीच के बारे में बताऊंगी बच्चों इसी लेक्चर में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया और इस अभियान के तहत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमले किए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी कार्यवाही के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति नहीं ली थी और न ही इस मामले में उसने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की परवाह की थी। बच्चों, हर देश का एक कानून होता है और पूरे विश्व के लिए भी एक कानून है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं। तो उसने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की भी कोई परवाह नहीं। इससे क्या सिद्ध होता कि अमेरिका ने कोई परवाह नहीं की? इससे ये सिद्ध होता है कि अमेरिका को विश्व में किसी भी देश का कोई डर नहीं है, किसी की भी कोई परवाह नहीं है। वो अपने को अपना वर्चस्व पूरे विश्व पर स्थापित करना चाहता है। वो अपने को सबसे ऊपर समझता है। और तीसरा, जो नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत में तीसरा महत्वपूर्ण भाग आता है, वो है द्वितीय खाड़ी युद्ध। अभी मैंने खाड़ी भी बताया आपको, खाड़ी देश भी बताया।
विश्व में एक ध्रुवीय होने की पुष्टि एक और अन्य महत्वपूर्ण घटना से हुई। 12 मार्च 2003 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति न देने पर भी विश्व जनमत की परवाह न करते हुए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला कर दिया। यानी किसी से परमिशन लिए बगैर, विश्व में किसी की परवाह किए बगैर उसने इराक पर हमला किया। अमेरिकी नेतृत्व वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स में 40 से अधिक देश शामिल हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संपूर्ण विश्व को यह बताया गया कि इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए उसके द्वारा ये हमला किया गया। इराक पर लगाया गया यह आरोप जब निराधार साबित हुआ, यानी गलत साबित हुआ, क्योंकि इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले, तो बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि इस हमले के पीछे अमेरिका का मूल उद्देश्य इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना था। बच्चों, जितने भी ये खाड़ी देश हैं, ये सभी पेट्रोलियम पदार्थों से भरे हुए हैं। बहुत अधिक पेट्रोलियम पदार्थ, तेल बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण ही ये सारे देश विश्व में विकसित देश हैं। तो अमेरिका चाहता था कि इराक पर अधिकार हो जाए और वहां के तेल भंडारों पर उसका नियंत्रण हो जाए, इसलिए वो इराक पर अधिकार करके वहां पर अपनी पसंद की कोई सरकार गठित करना चाहता। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि आज तक अमेरिका ने अपनी जमीन पर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, हमेशा दूसरों की जमीन पर लड़ता आया। और जब कोई देश अपनी जमीन पर नहीं लड़ता तो उसे ये नहीं मालूम होता कि कितनी धन जन की हानि होती। उसके द्वारा अन्य देशों की जमीन में लड़े युद्धों से उसे कोई विशेष हानि नहीं हुई, अतः इसके कारण उसकी शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। इसके अलावा अपनी जमीन पर युद्ध न लड़े जाने के कारण वहां की जनता को भी युद्ध से होने वाली जनधन की हानि या उससे जो भी कष्ट होते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं। इसके कारण वहां की जनता ने भी कभी अपनी सरकार को इसको रोकने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। चलिए, ये तो एक बात हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी सन 1952 में जॉर्ज बुश, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, वो विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। जॉर्ज बुश हार गए और क्लिंटन जीत गए। क्लिंटन ने अपने चुनाव प्रचार का निशाना घरेलू नीति को बनाया था। सन 1996 में क्लिंटन पुनः राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते। वहां पे अमेरिका में जैसे भारत में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वहां पे 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो 4 2 बार जीते, तो यानी 8 वर्षों तक वो राष्ट्रपति के पद पर बिल क्लिंटन रहे। क्लिंटन के समय में अमेरिका में घरेलू मामलों पर अधिक जोर दिया गया। क्लिंटन सरकार लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, इन छोटे छोटे नरम मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती रही। क्लिंटन के दौर की प्रमुख घटनाएं। पहली घटना हुई सन 1999 में कोसोवा में यूगोस्लाविया ने अल्बानियन लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्यवाही की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना का कब्जा हो गया। फिर नैरोबी यानी केन्या और दार एस सलाम यानी तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर जब बमबारी की गई, तो उसके जवाब में 1998 में जवाबी कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की गई। ये भी बिल क्लिंटन के समय में हुई। और तीसरा, राष्ट्रपति क्लिंटन के ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए
अंतरराष्ट्रीय कानून की भी कोई परवाह नहीं की। तो जो अभी अब आया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये क्या है? अभी हमने आपको बताया कि अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के माध्यम से सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के कई ठिकानों पर हमले किए। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच सन 1998 में केन्या और तंजानिया, ये दोनों देश बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में हैं, केन्या और तंजानिया। तो केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर जब आतंकवादी आक्रमण हुए तो एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल कायदा को इन दूतावासों पर आक्रमण करने के लिए जिम्मेदार माना गया। परिणाम क्या हुआ? इस बमबारी के कुछ दिनों बाद बिल क्लिंटन प्रशासन ने आतंकवाद की समाप्ति के नाम पर एक नया अभियान शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। किस लिए किया गया था बच्चों? आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। आतंकवाद की जिम्मेदारी एक अल कायदा नामक संगठन ने ली थी। उस संगठन को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक अभियान चलाया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने किसी की परवाह किए बिना सूडान और अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर क्रूज से मिसाइलों से हमले किए। इस अभियान की संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अनुमति नहीं ली गई थी। विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का यह एक उदाहरण है, जब वह चाहे जिस देश में चाहे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की परवाह किए बिना क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। तो बच्चों, ये किसी भी विश्व संगठन के लिए, विश्व के किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि अमेरिका अपना वर्चस्व इतना ज्यादा स्थापित करता जा रहा है, पूरे विश्व को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ले रहा है। वो कहीं भी किसी भी देश पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अगर वो ऐसा समझे कि वो देश वास्तव में उस चीज के लिए दोषी है। बच्चों, आज के लिए यहीं तक। आज के इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की एकमात्र महाशक्ति कौन सा देश बना? दूसरा, शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था किस प्रकार की बनी हुई है? तीसरा, प्रथम खाड़ी युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको समझाया है, उसमें आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और क्लिंटन के दौर की मुख्य घटनाओं को समझाइए। तो आज के लिए यहीं तक। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हाथ धोते रहिए बच्चों, ताकि आप स्वस्थ रहें और जरूर ये समय शीघ्र गुजर जाएगा और हम सब दोबारा विद्यालय में मिलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।